लगते हैं टू एन एक्सटेंड फॉर्मेलिटीज, बाकी ये सेलिब्रेशंस की तस्वीरें तो लगातार हमारे दर्शक देख ही रहे हैं जी न्यूज पर। सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे देश में और लोग इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस डिसीजन के साथ हैं। ये देख के अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने भी बहुत अच्छी फाइट की है। और अभी जो वीडियो देख रहे थे हम लोग, उस वीडियो के माध्यम से वो यही कहना चाह रहे थे कि जो भी डिसीजन ले, वोट करने से पहले वो सोच समझ के ले। और ये लोकतंत्र बचे या न बचे, वो एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाह रहे थे। उनका कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि प्रेसिडेंट बनना कंट्री का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ एक स्टेट का राज्यपाल बनना, विधायक बनना काफी नहीं होता। पूरा देश चलाने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने सर पे, अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी मुर्मू जी को। और जो अभी देश जिन हालातों से जूझ रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 101वें नंबर पर आ चुका है, जो कि सोचने का विषय है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे चल रहे हैं, भारत देश पीछे चल रहा है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुर्मू जी को लेनी पड़ेगी। और मैं आशा करती हूँ कि वो हमारे देश भारत को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगी, क्योंकि इससे हम सबका भला है। मैं किसी पार्टी से जरूर बिलोंग करती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूँ, लेकिन हमारे देश की जिम्मेदारी अब द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। वैसे लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी भी काफी बड़ी होती है, सरकार की जिम्मेदारी भी काफी बड़ी होती है। स्मिता प्रकाश, हम जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को इस देश को हंगर इंडेक्स से भी ऊपर चढ़ाना है, उन्हीं को अनएम्प्लॉयमेंट एंड करना है, उन्हीं को सब कुछ करना है। आज इतनी ज्यादा उम्मीदें द्रौपदी मुर्मू से हैं, लेकिन इसके पॉलिटिकल जो रेमिफिकेशंस हैं, जो पॉलिटिकल प्रभाव की बात और असर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, 2024 तक इसके इंपैक्ट को आप भी मानती हैं 2024 के इलेक्शन में? देखिए, सब जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो पॉलिटिक्स को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सिंबलिज्म भी है, क्योंकि बीजेपी को अपना कैंडिडेट जितवाना बहुत अहम था। इट्स अ पॉलिटिकली वेरी सिग्निफिकेंट मूव। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो एक कैंडिडेट नहीं, वो तय नहीं कर पा रही थी कि कैंडिडेट कौन बनेगा। पहले उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को ऑफर दिया, उसके बाद उन्होंने शरद पवार को, और फिर जब कोई नहीं मिला तब यशवंत सिन्हा का नाम आया। और उसके बाद भी जो ममता बनर्जी हैं वो खुद कह रही थी कि फिर आई एम नॉट श्योर कि मैं, क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता तो हम शायद द्रौपदी मुर्मू को वोट देते। तो ऑपोजिशन नॉमिनेशन से लेकर वोट तक बिखरी हुई थी इस इलेक्शन को लेकर। तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो एक नाम नहीं चुन पाई, तो सिर्फ जाहिर सी बात है कि लोग सोच रहे हैं कि जब पीएम कैंडिडेट के लिए जब आएगा मौका, तो वो क्या 1.5 साल में क्या वो बदल पाएगी। 1.5 साल में इसलिए कह रही हूं क्योंकि आखिरी के 6 महीने 7 महीने तो सिर्फ कैंपेनिंग में चले जाते हैं। तो अगर आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आप एक कैंडिडेट तक नहीं तय कर पाए थे लास्ट मिनट तक, तो आप कहां पर एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए आप कर पाएंगे, एकजुट हो पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि कैसे पहले फारूक साहब को ऑफर किया गया, फारूक अब्दुल्ला को, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, शरद पवार ने इनकार कर दिया, और टीएमसी का जिक्र भी आपने किया। इस वक्त बड़ी खबर टीएमसी से ही जुड़ी हुई है और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में तो काउंटिंग इस वक्त चल रही है। लगातार नंबर्स जो है वो आप जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए, वो आपको नंबर्स वहां पर पूरे मिल रहे हैं, वोट वैल्यू भी, और कितना वोट यशवंत सिन्हा को मिला और कितना वोट मिला है द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़ी है। टीएमसी इसमें शामिल नहीं होगी, इसलिए शामिल नहीं होगी क्योंकि उम्मीदवार के चयन में टीएमसी को कंसल्ट नहीं किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने मार्गरेट अल्वा को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट बनाया था। एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, और जब एनडीए द्वारा उनका